नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सदन दिन भर में और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। अगले आधे घंटे में देखेंगे संसद के दोनों सदनों में क्या कुछ खास रहा, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। बिहार में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर संसद में गतिरोध बरकरार। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही हुई बाधित। लगातार अवरोध के कारण विधायी कामकाज पर असर। गोवा राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक 2024 लोकसभा में पारित। विधानसभा में एसटी समुदायों के लिए आरक्षण का प्रावधान। आदिवासी वर्ग को मिलेगा संवैधानिक अधिकार। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 माह बढ़ाने से संबंधित परिनियत संकल्प राज्यसभा में स्वीकार। 13 अगस्त 2025 से और 6 महीने राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रस्ताव। सरकार का मणिपुर में शांति बहाली और कानून व्यवस्था में सुधार का दावा। सदन दिन भर में बात करते हैं राज्यसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। बिहार में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को वापस लेने की मांग कर रहे विपक्षी दलों ने आज भी राज्यसभा में अवरोध किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही बाधित हुई। राज्यसभा की कार्यवाही शुरुआत पूर्व सदस्य प्रवीण नायक को श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। इसके बाद कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए उपसभापति हरिवंश ने जरूरी विधायी दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। पेपर्स टू बी लेड ऑन द टेबल। श्री प्रताप राव जाधव। माननीय सभापति जी, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सन्मुख उल्लिखित विषय से संबंधित दस्तावेज सदन के पटल पर रखता हूं। श्री BL वर्मा। आदरणीय उपसभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज राज्यसभा की संशोधित कार्यसूची में अपने नाम के सम्मुख अंकित प्रपत्र सभा पटल पर रखता हूं। श्री शांतनु ठाकुर। Honorable Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the paper mentioned against my name, the serial number 2C, today revised list of the business. श्री हर्ष मल्होत्रा। माननीय सभापति जी, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रमांक 2D पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित पत्रों को सदन पर रखता हूं। सदन में विभिन्न विभाग संबंधी संसदीय समितियों के प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे गए। रिपोर्ट ऑफ द डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कोल माइंस एंड स्टील। श्री दीपक प्रकाश। मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध कोयला, खान और इस्पात संबंधी अस्थायी समिति का 8वां प्रतिवेदन हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूँ। Reports of the department related parliamentary standing committee on finance. Shri Erram Venkat Subba Reddy. Sir, I write to lay a copy of each of the 6 reports, Hindi and English versions of Standing Committee on Finance mentioned against my name in today's list of business. Yes. Thank you. Reports of the department related parliamentary standing committee on energy. Shri Ghulam Ali. I rise to lay on the table a copy each in English and Hindi of the following reports of the Departmental Related Parliamentary Standing Committee on Energy. Number 1, 6 report on action taken by the government on observations, recommendation of the committee contained in its first report English Lok Sabha and demands for grants 2024 to 25 pertaining to the Ministry of Power. Reports of the Committee on Public Accounts, Dr. Sudhanshu Trivedi. No. Mani Sri Shakti Singh Gohil. Sir. Sudhanshu ji, sorry. Please. Sir, I rise to lay the Hindi and English version of the report number 29, 30th, 31st, 32nd of the Public Accounts Committee as listed against my name in today's revised list of business. धन्यवाद। सदन में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय की ओर से मंत्रियों ने वक्तव्य दिया। श्री प्रताप राव जाधव। आदरणीय उपसभापति महोदय, मैं आपके अनुमति से वैक्सीन विकास, वितरण प्रबंधन
और महामारी कोविड-19 का शमन के संबंध में विभाग संबंधी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के 137वें और 150वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ। श्री राजभूषण चौधरी। आदरणीय महोदय, आपकी अनुमति से मैं जल शक्ति मंत्रालय जल संसाधन नदी विकास गंगा संरक्षण विभाग की अनुदान मांगों 2024-25 के संबंध में विभाग संबंधित जल संसाधन संबंधी संसदीय अस्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति, जल शक्ति मंत्रालय जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की अनुदान मांगों 2025-26 के संबंध में विभाग संबंधित जल संसाधन संबंधी संसदीय अस्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति, देश में ग्लेशियर प्रबंधन, हिमनद झीलों के टूटने के कारण हिमालयी क्षेत्र में अचानक आने वाली बाढ़ सहित ग्लेशियरों हिमनद झीलों की निगरानी के संबंध में विभाग संबंधित जल संसाधन संबंधी संसदीय अस्थायी समिति के 23वें प्रतिवेदन 17वीं लोकसभा के में अंतर्विष्ट सिफारिशों मुक्ति के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सदन के सभापटल पर रखता हूं। धन्यवाद। गतिरोध के बीच कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 2 बजे कार्यवाही शुरू होने पर भी गतिरोध जारी रहा। इस बीच सदन ने सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की दूसरी अनुसूची में संशोधन से संबंधित परिनियत संकल्प को स्वीकृति दे दी। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने यह संकल्प सदन में पेश किया था। इसके बाद मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 महीने और बढ़ाने से संबंधित परिनियत संकल्प राज्यसभा में ध्वनिमत से मंजूर हो गया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इसका प्रस्ताव रखा। विपक्ष के अवरोध के बीच कुछ सदस्यों ने संकल्प को लेकर अपने विचार सदन में रखे। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संकल्प पर हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि मणिपुर में शांति बहाल हो रही है, वहां कानून व्यवस्था की स्थिति सुधर रही है। मणिपुर में 13 अगस्त 2025 से और 6 महीने राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रस्ताव है। परिनियत संकल्प को मंजूरी देने के बाद कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सभा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन मणिपुर के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा 13 फरवरी 2025 को जारी की गई उद्घोषणा के 13 अगस्त 2025 से और 6 महीने की अवधि के लिए प्रवृत्त बने रहने का अनुमोदन करती है। कार्यवाही के दौरान राज्यसभा उपसभापति हरिवंश ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से लिखे गए पत्र को लेकर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के बाहर ये सारी बातें कहना उचित नहीं है। उपसभापति ने यह भी कहा कि सदन में मार्शल की उपस्थिति रहना कोई नई बात नहीं है। मार्शल सदन की गरिमा का ध्यान रखकर काम करते हैं। उन्होंने सदन में लगातार गतिरोध को लेकर चिंता जताई। साथ ही सदन में पूर्व में हुई गतिरोध की घटनाओं का जिक्र करते हुए पूर्व सभापतियों और नेताओं के रेफरेंस को पढ़ा। उपसभापति ने सदस्यों से आत्मावलोकन का आग्रह किया। अनाउंसमेंट। माननीय सदस्यों, हमारे लिए जीवन का सुअवसर है कि सदन में हम माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ बैठते हैं। उनके प्रति आदर है, बहुत कुछ सीखा है, सीखता हूं। उनका 1 अगस्त 2025 का एक पत्र मिला जिसमें उन्होंने लिखा है, आई कोट, CISF personnel are made to run into the well of the house when the members are exercising their democratic right of protest, unquote। चूंकि चेयर और लीडर ऑफ अपोजिशन के बीच पत्र प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए उन्हें मेरे ध्यान में आने से पहले मीडिया में जारी करना कितना उचित है, यह उनके और आप सभी के कॉन्शियस विवेक पर छोड़ता हूं। चूंकि चेयर की मर्यादा मीडिया के पास जाने की अनुमति नहीं देती, अतः इस पत्र से जुड़े बिंदुओं के संदर्भ में रूल्स पोजीशन और रेलिवेंट फैक्ट सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। यह चिंताजनक तथ्य है कि मौजूदा सत्र में लगातार डिसरप्शंस की घटनाएं हो रही हैं। चेयर द्वारा बार बार की गई अपील के बावजूद कई माननीय सदस्यों ने रूल 235 और रूल 238 के प्रावधानों को विलफुली वायलेट कर सदन को बाधित किया। इसी 28 जुलाई को YSRCP के एक सदस्य बोल रहे थे
तो कुछ सदस्यों ने दूर से अपनी सीटों से उठकर उनके पास जाकर उनको बोलते हुए माइक पर डिस्टर्ब किया। क्या यह उस सदस्य के विशेषाधिकार या बोलने के अभिव्यक्ति के अधिकार का हनन नहीं था? 31 जुलाई को एक माननीय मंत्री देश के लिए महत्वपूर्ण विषय पर सुओ मोटो बयान दे रहे थे। तब सदन के कुछ माननीय सदस्यों द्वारा उनके पास जाकर लगातार नारेबाजी हुई, व्यवधान किया गया। क्या इससे जनता को जानकारी देने का संसद का एक महत्वपूर्ण काम बाधित नहीं हुआ? 1 अगस्त को ही आपके एक माननीय सदस्य एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर 0 आवर में अपनी बात रख रहे थे। एक अन्य माननीय सदस्य ने दूर से अपनी सीट से जाकर उनके माइक के पास ऊंची आवाज में नारे लगाकर उन्हें बाधित किया। 25, 28, 29, 31 जुलाई और 1 अगस्त को घटित इस तरह की घटनाएं पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड्स में दर्ज हैं। हम माननीय सदस्यों को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि क्या ऐसे काम सदन की गरिमा मर्यादा बढ़ाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सदन का वह एरिया जिसे आम भाषा में वेल कहते हैं, उसकी एक सैंक्टिटी है और वहां पर एंट्री रेगुलेटेड है। वहां जाकर नारे लगाना, सदन की कार्यवाही बाधित करना सर्वथा अनुचित है। उस स्थान की सैंक्टिटी वायलेट करना सदन की गरिमा गिराने जैसा है। कर्मियों का सदन में उपस्थित रहना नई बात नहीं है। आप जानते हैं कि सर्विस की न्यूज सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के पहले इलेक्टेड भारतीय अध्यक्ष आदरणीय विट्ठल भाई पटेल द्वारा 1930 में डाली गई थी। यह सुरक्षाकर्मी तब से अपना काम कर रहे हैं जो स्पेशली ट्रेंड हैं और किसी तरह के फोर्स का इस्तेमाल न करके अपना काम सदन की गरिमा को ध्यान में रखकर करते हैं। प्लीज, जहां तक सदस्यों द्वारा अपने डेमोक्रेटिक राइट ऑफ डिसेंट एक्सरसाइज करने की बात है, वह उनका अधिकार है। जहां तक सदस्यों द्वारा अपने डेमोक्रेटिक राइट ऑफ डिसेंट एक्सरसाइज करने की बात है, प्लीज, यह उनका अधिकार है, पर वह इस सदन के नियमों और परंपराओं के तहत ही अपनी सीट से ही, न किसी अन्य की सीट या सदन के भीतर किसी अन्य जगह से। नियम के तहत अगर अपनी सीट पर नहीं है तो माननीय सदस्य द्वारा कही गई बातों को रिकॉर्ड में नहीं किया जाता। माननीय नेता प्रतिपक्ष जिनका लंबा संसदीय अनुभव है से यह अपील करूंगा कि वह विचार करें कि वेल में आना, शोर मचाना, सदन न चलने देना, अन्य सदस्यों को जो सदन में कार्यवाही में भाग ले रहे हैं उन्हें न बोलने देना कैसे किसी सदस्य का डेमोक्रेटिक राइट टू प्रोटेस्ट माना जा सकता है। पुनः आप सभी सदस्यों से आग्रह है कि आप सभी बहस में भाग लें, सदन को बिना बाधा चलने दें। हमारी सामूहिक जिम्मेदारी कामकाज मर्यादा आचरण से इस मुल्क में लोकतंत्र की जड़ गहरी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन में मार्शल की उपस्थिति को लेकर विपक्ष के नेता की टिप्पणी की आलोचना की। लीडर ऑफ ऑपोजिशन बहुत वरिष्ठ है मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो सवाल उठाया, स्पेसिफिक उन्होंने कहा कि सदन में मिलिट्री आदमी लाएगा, सीआईएसएफ के जवानों को लाया, दिल्ली पुलिस को लाया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये रिकॉर्ड पर क्लियर है कि सदन में सिर्फ मार्शल ही आ सकता है और उस दिन भी मार्शल ही थे। तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने जो मिसलीड किया और यहाँ गलत तथ्य यहाँ सामने में रखा, आपको भी पत्र लिखा है, तो इतना सीनियर लीडर और सदन में लीडर ऑफ ऑपोजिशन जब गलत पत्र लिखते हैं चेयर को और गलत तथ्य रखता है तो उसके लिए क्या कार्रवाई होना चाहिए। नहीं तो हर एक सदस्य गलत बात लिखेंगे। ये रिकॉर्ड में भी गया है। कल से मैं देख रहा हूँ कि न्यूज़पेपर में भी, टेलीविजन में भी ये बात को दोहराया गया है। सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे जी सिर्फ नहीं, ऑपोजिशन के कई लोगों ने कहा कि यह मिलिट्री पुलिस सीआईएसएफ लेके आया है, जबकि ये गलत है। जो भी इस सदन में आते हैं वो मार्शल ही होते हैं। फिर इस तरह से गलत बात करके इस सदन का गरिमा को गिराने का काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेरा तरफ से आपके माध्यम से यूरोपीय पूरा ऑपोजिशन पार्टी को मैं अनुरोध करना चाहता हूं। राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष की ओर से गतिरोध और दूसरे सदस्यों को ना बोलने देना पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। बोलना चाहता हूं कि इनकी डेमोक्रेसी वहां समाप्त हो जाती है जब वो अपने स्थान को छोड़ करके किसी व्यक्ति को जिसको बोलने का अधिकार है रूलिंग पार्टी में, उसको डिस्टर्ब करते हैं, उसके बगल में नारे लगाते हैं। ये अनडेमोक्रेटिक भी है। दिस इज नॉट डिस्टर्बेंस, दिस इज एनार्किज्म, और ये एनार्किज्म करने की कोशिश करते हैं। इसको हमको समझना चाहिए। तीसरी बात, आपने
डिस्टर्बेंस के विषय के बारे में कहा, और जो आपने बाद में ऑब्जर्वेशंस दी हैं वो ऑब्जर्वेशंस बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको हमको सदा सदा के लिए ध्यान में रखना चाहिए। एनी पर्सन हु इज इन द हाउस टू मेंटेन discipline and decorum by the order of the chair is a marshal. He is not any member of any paramilitary forces. He is considered to be a marshal and that is why he is here. तकलीफ इनको इस बात की है कि इन्होंने डिसिप्लिन को जब लागू आपने किया तो इनको जो एनार्किज्म करने का छूट थी उसको आपने रोक लगाया। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और साथ ही जो ऑब्जर्वेशंस आपने दी हैं वो ऑब्जर्वेशंस बहुत सही हैं, हिस्टोरिकल हैं, रेफरेंस के जब काम आएंगी। तो कार्यक्रम सदन दिन भर में अब बात करते हैं लोकसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सदन के पूर्व सदस्य शिबू सोरेन, तिलकधारी प्रसाद सिंह और रामरती बिंद के निधन पर शोक जताया गया और दिवंगतों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद प्रश्नकाल कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष की ओर से अवरोध खड़ा हो गया। अवरोध के बीच कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय समेत कुछ मंत्रालयों के सवाल लिए गए। किसानों को डीबीटी भुगतान से संबंधित प्रश्न का उत्तर देते हुए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी। आज मैं दावे के साथ ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में 11 सालों में किसानों की आय दुगनी करने के लिए अनेकों कदम उठाए गए। उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना, लाभकारी मूल्य देना, नुकसान हो जाए तो भरपाई करना, कृषि का विविधीकरण और प्राकृतिक खेती जैसे अनेक उपाय किए और उन उपायों के परिणाम स्वरूप माननीय अध्यक्ष महोदय किसानों की आय बढ़ी है और लाखों किसानों की आय दुगनी से ज्यादा हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूँ। पीएम किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उर्वरक सब्सिडी, MIS, इन योजनाओं के अंतर्गत ही विपक्ष सुन ले, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत लगभग 4 लाख करोड़ रुपया किसानों के खाते में सीधे डाले गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज तक नहीं हुआ, कभी न दिया किसानों के खाते में पैसा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2,12,000 करोड़ रुपया सीधे किसानों के खाते में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने डालने का काम किया। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना, आपके माध्यम से देश को बताना चाहता हूं, अकेली फर्टिलाइजर सब्सिडी पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 14,06,000 करोड़ रुपया 14,06,000 करोड़ रुपया की सब्सिडी दी है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, यूरिया की एक बोरी की कीमत माननीय अध्यक्ष महोदय 1,633 रुपया 24 पैसा है, जिसको नरेंद्र मोदी जी की सरकार 266 रुपया में दे रही है। एक बोरी 45 किलो की, उस पर 1,367 रुपया 24 पैसा किसानों को सब्सिडी देने का काम हमारी सरकार कर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, DAP की एक बोरी 50 किलो की, उसकी कीमत 3,100 रुपया, लेकिन मोदी सरकार दे रही है 1,350 रुपया में। कुल मिला के अकेली उर्वरक सब्सिडी पे 14,06,000 करोड़ रुपया
किसानों को दिए गए। वो 22,17,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में सीधे अंतरित की गई है और ये डीबीटी के कारण लगभग 4 लाख करोड़ रुपया जो इधर उधर फर्जीवाड़े में चला जाता था वो बचाने का काम भी मोदी सरकार ने किया है। एक एक पैसा डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में पहुंचाने का चमत्कार अगर कर रही है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। गृह मंत्रालय से संबंधित एक प्रश्न का उत्तर देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि 2019 में लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद 1670 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण किया गया है। 72 वर्षों में महोदय, यानी कि आज़ादी के बाद से 2019 तक लद्दाख के यूटी बनने से पहले मात्र 1800 किलोमीटर सड़कें बनाई गई थी, लेकिन यूटी बनने के पश्चात लद्दाख में 2019 के बाद 1670 किलोमीटर महोदय सड़कें बनाई गई हैं। 100 से अधिक आबादी वाले लगभग सारी बस्तियों में सड़क संपर्क स्थापित कर दिए गए हैं। 230 किलोमीटर कारगिल जानसर रोड, 298 किलोमीटर निम्मो पदुम दारचा रोड कार्य प्रगति पर है। जोन जिला सुरंग और सिंहकुला सुरंग का कार्य प्रगति पर है। 45 में पुलों का निर्माण हुआ है ताकि रोड को सपोर्ट मिल सके और वैसे जहां नाला या कोई अवरुद्ध वाली स्थिति है वहां एक सुदृढ़ पुल भी बनाया गया है जिसकी संख्या 45 है। कारगिल जानसर मार्ग 154 दिनों से घटकर मात्र 29 दिन और जोन जिला मार्ग 127 दिनों से घटकर 29 दिन ही अब बंद रह रहा है, यानी कि यातायात की सुविधा काफी बढ़ी है। बिहार में मतदाता सूची एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों के अवरोध के कारण प्रश्नकाल बार बार बाधित हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही चलाने का प्रयास किया और सदस्यों के सहयोग की अपील की, लेकिन गतिरोध जारी रहने पर उन्हें सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। आप सदन नहीं चलाना चाहते, सदन को नियोजित तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से आप बाधित करना चाहते हैं। मैंने प्रयास किया सदन को चलाने का, माननीय सदस्यों का समय होता है, लेकिन आप को कई बार आग्रह करने के बाद भी आप संसद की गरिमा और मर्यादा को गिरा रहे हैं। आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने के बाद आपका व्यवहार और आपका आचरण संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। मैं पुनः आग्रह करना चाहता हूं, सदन अपनी अपनी सीट पर बैठे तो सदन चलेगा। नियोजित तरीके से, योजना तरीके से सदन स्थगित कराना लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। आप देश की जनता की भावनाओं के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं। आप सदन चलाना चाहते हैं, सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे फिर से शुरू हुई तो पीठासीन संध्या राय ने सबसे पहले सदन को सूचित किया कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी स्थगन प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया है। फिर उन्होंने विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखवाया। सदन में रखे गए दस्तावेजों में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय से जुड़े पत्र शामिल थे। इसके बाद विभाग संबंधी संसदीय समितियों की रिपोर्ट सदन में पेश की गई। इसके बाद केंद्रीय मंत्री राजनाथ ठाकुर ने सभी कृषि संबंधी स्थायी समिति से संबंधित वक्तव्य दिया। कमलेश पासवान ने ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति से संबंधित वक्तव्य दिया और भागीरथ चौधरी ने कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के संबंध में वक्तव्य दिया।
लोकसभा में विपक्षी दलों के सदस्यों के भारी अवरोध के बीच गोवा राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक 2024 पारित किया गया। मैं आपके माध्यम से ये प्रस्ताव करता हूं कि आज जो एक आइटम नंबर 14 में जो लेजिस्लेटिव बिजनेस में एक आइटम लगा हुआ है, द रीएडजस्टमेंट ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब इन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ स्टेट ऑफ गोवा बिल 2024 में, इसको पारित करने के लिए अनुरोध से पहले 1 मिनट बोलना चाहता हूं कि इसमें पहले चर्चा हो चुकी है और करीब माननीय 14 सांसदों ने इसमें भाग लिया है और सभी दलों के लोग हैं। ये आवश्यक क्यों है? क्योंकि आर्टिकल 332 ये प्रोवाइड करता है कि अगर एसटी की जनसंख्या है वहाँ और एसटी की सीट नहीं है तो सीट होनी चाहिए एसटी की उस विधानसभा में। जैसे गोवा में विधानसभा में 40 सीटें हैं, जिनमें से 1 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, परंतु अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। ये उल्लेखनीय है कि वर्ष 2002 में परिशमन की प्रक्रिया शुरू की गई थी और गोवा राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या उस समय वर्ष 2001 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार केवल 566 रिकॉर्ड की गई थी, जबकि कुल जनसंख्या 13 लाख से अधिक थी। इस प्रकार गोवा के एसटी समुदाय विधानसभा में अपने समुदायों के लिए संविधान के अनुसार आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए वर्ष 2003 में गोवा राज्य के अनुसूचित जनजातियों की सूची में 3 नए समुदायों कुणबी, गावड़ा और वैली को शामिल करने हेतु संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम 2003 पारित किया गया। इस प्रकार राज्य में एक विशेष स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें एसटी समुदाय की आबादी एसटी से काफी अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार गोवा राज्य की कुल 14,58,545 जनसंख्या में से एसटी वर्ग की जनसंख्या 25,449 है। एसटी वर्ग की जनसंख्या 1,49,275 है। इस परिस्थिति में अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोग विधानसभाओं में आरक्षण के संवैधानिक लाभ को प्राप्त करने में असमर्थ हैं। इस प्रकार गोवा राज्य में अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिशमन आदेश 2008 में संशोधन करने और राज्य के अनुसूचित जनजातियों के लिए गोवा राज्य में विधानसभा में सीटों को पुनः समायोजित करने के लिए निर्वाचन आयोग को सशक्त बनाने हेतु सक्षम प्रावधान के लिए कानून बनाना अनिवार्य है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस बिल को पारित किया जाए। कानून मंत्री ने काफी समय से लंबित इस बिल को पारित करने की अपील की। इसके बाद सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी दे दी। मंत्री जी अब यह प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। तो ऑनरेबल मैडम, आई मूव द बिल बी पास्ड। प्रश्न यह है कि यथा संशोधित विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। सदन में गतिरोध जारी रहने पर कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। आप सब बड़े सीनियर सदस्य हैं, आप सब बैठिए। आप जिन विषयों पर आप चर्चा करना चाहते हैं, सरकार आपके सभी विषयों पर चर्चा करना चाहती है। सभा की कार्यवाही दिनांक 6 अगस्त 2025 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो हमारे विशेष कार्यक्रम सदन दिन भर में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।